we all welcome you in India's best learning platform, Upcoming IAS, and today we are going to deal with some current affairs issues. And the topic of the discussion for today's Prelims Booster series is about the Joshimath sinking subsidence. I hope you all are doing well, so without doing any further delay, let's start the video. And first of all, we will discuss why this is in news. So student, recently क्या हुआ है, जो जोशीमठ है वो सिंक कर रहा है वहाँ पे सिटीज़ में ब्रिजेस पे और वॉल्स पे और जो रोड्स हैं उन पे क्रैक के निशान दिखाई दिए हैं, वो वाइडन होता जा रहा है. तो इसके बारे में हम कुछ डिस्कस करते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट द जोशीमठ कि जोशीमठ कहाँ है, कैसी जगह पे सिचुएटेड है, क्यों वहीं पर ही लैंड सब्सिडेंस हो रही है. तो स्टूडेंट्स, जोशीमठ जो है वो उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है, जिसे जोशीमठ या फिर ज्योतिर्मठ भी कहा जाता है. एंड इट इज सिचुएटेड इन द मिडल स्लोप्स ऑफ अ हिल के मिडल स्लोप्स में सिचुएटेड है, जिसमें कि ये चारों तरफ से रिवर्स से बाउंडेड है. फ्रॉम वेस्ट एंड ईस्ट से करमनासा एंड धाकनाला स्ट्रीम्स हैं. एंड मैं साउथ एंड नॉर्थ की बात करूं तो धौली गंगा एंड अलकनंदा रिवर्स जो है इन्होंने उसको कवर किया हुआ है. और क्योंकि ये चारों तरफ से रिवर्स से बाउंडेड है, इसलिए ये भी एक मेजर रीजन हो सकता है, जो कि हम आगे समझेंगे. इसकी अगर हम हाइट की बात करें तो 1875 मीटर्स की हाइट पर सिचुएटेड है, विच इज़ अ गेटवे टू सेवरल हिमालयन माउंटेन क्लाइंबिंग एक्सपीडिशंस. या फिर अगर आप ट्रैकिंग पे हैं वहाँ पे उस उत्तराखंड में, तो उसमें भी ये जोशीमठ आता होगा. बहुत सारे पिलग्रिमेज सेंटर्स है, जैसे बद्रीनाथ हो गया, हेमकुंड साहिब हो गया, गुरु गोबिंद घाट या फिर द वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क, उसके लिए भी एक बेस स्टेशन है. उन जगह से जाने के लिए जोशीमठ से होके जाते हैं, एक बेस स्टेशन है. एंड हमारे लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रैटेजिकली इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि हमारे जो इंडियन आर्म फोर्स हैं उनके कंटेनमेंट जोन्स यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं. इसलिए जो आर्मी के होम है ना, मतलब जो इंपॉर्टेंट कंटेनमेंट जोन है वो भी यहाँ पे इस्टेब्लिश है. एंड आदि शंकराचार्य से रिलेटेड भी ये ज्योतिर्मठ है, आपको पता ही होगा. अब हम इसकी लोकेशन की बात कर लेते हैं. तो स्टूडेंट्स, मैप में देखिए कि उत्तराखंड में ज्योतिर्मठ कहाँ पे सिचुएटेड है. सो ये बहुत ज़्यादा ये जो चाइना के क्लोज है बॉर्डर्स में, इसलिए हमारे लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रैटेजिकली इंपॉर्टेंस हो जाता है. अब हम समझेंगे कि न्यूज़ में क्यों था, क्योंकि जियोग्राफिकली लोकेशन की वजह से इसमें क्या हो रहा था कि सिंकिंग हो रही थी. वहाँ पे क्रैक्स डेवलप होते हुए दिखाई दे रहे थे, और उन क्रैक्स की वजह से वहाँ से लोगों को बहुत ज़्यादा इवैक्यूएट किया जा रहा है. क्योंकि 60 फैमिलीज जिन्होंने लैंड सब्सिडेंस जोन में जो रह रहे थे, वहाँ पे अनइनहेबिटेबल हाउसेस से वहाँ पे 60 फैमिली को इवैक्यूएट किया है. क्योंकि वहाँ पे जो लैंड सब्सिडेंस है वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से दिखाई दे रही है. बहुत ज़्यादा वो जो गैप है, जो क्रैक्स थे, वो बहुत ज़्यादा वाइडन हो गए हैं. और उत्तराखंड फ्लड जो 2021 में आई थी 7 फरवरी को, उसकी वजह से भी ये जो सब्सिडेंस है ये बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुआ है. सो फर्स्ट लेट्स डिस्कस अबाउट दैट इज जोशीमठ सिंकिंग. क्या वो सच में सिंक कर रहा है, और अगर वो सिंक कर रहा है तो उसके पीछे क्या क्या ह्यूमन एंड क्या क्या नेचुरल फैक्टर्स हैं. तो स्टूडेंट्स, जोशीमठ लैंड सब्सिडेंस का फर्स्ट केस 2021 में रिपोर्ट किया गया था, जब देखा गया था कि वहाँ की वॉल्स और बिल्डिंग्स में क्रैक्स दिखाई दे रहे हैं. और वो उस टाइम पे क्यों था, क्योंकि उस टाइम पे बहुत ज़्यादा फ्लड्स आ रही थी, लैंडस्लाइड्स हो रही थी, इसकी वजह से. बट अब हम एज पर द रिपोर्ट्स ऑफ द उत्तराखंड गवर्नमेंट एक्सपर्ट पैनल, जो कि उन्होंने 2022 में रिपोर्ट रिलीज करी, उन्होंने बोला है कि अब जो जोशीमठ है ना, उसके बहुत सारी पॉकेट्स में, उसके बहुत सारे एरियाज में लैंड सब्सिडेंस देखी गई है, सिंकिंग देखी गई है, ड्यू टू मैन मेड एंड नेचुरल फैक्टर्स, जो कि हम आगे बताएंगे. एंड सैटेलाइट इमेजेस के हिसाब से ये जो लैंड सब्सिडेंस है ये 6 से 6.5 सेंटीमीटर पर ईयर के रेट से सिंकिंग हो रही है. एंड अगर ये बेसिकली सिंकिंग है क्या, अगर हम इसके बारे में बात करें तो स्टूडेंट्स, होता क्या है कि जो अर्थ के सरफेस पे जो भी उसका सरफेस अमाउंट है, मटेरियल है, मतलब जिससे भी जो लैंड है वो बनती है, उस सब सरफेस मटेरियल का क्या हो रहा है, या तो धीरे धीरे वो ग्रेजुअली सेटल हो रहा है नीचे की तरफ, या फिर एकदम से सडन सिंकिंग हो रही है. सडनली वहाँ से जो रॉक है या फिर जो वहाँ का सब सरफेस मटेरियल है वो नीचे की तरफ एकदम सिंक करता हुआ जा रहा है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा डैमेजेस देखे गए हैं. एंड 2021 से ऑलरेडी केसेस रिपोर्टेड हो चुके हैं. लेकिन अगर हम कुछ वीक्स की बात करें तो ये जो लैंड सिंकिंग है ये बहुत ज़्यादा तेज़ी से दिखाई दी है. इसके अब हम कुछ रीजंस के बारे में बात करते हैं. तो सबसे पहले हम इसके जियोग्राफिकल रीजंस के बारे में बात करेंगे, जिसमें जियोग्राफिकल रीजंस में सबसे पहला है लैंड साइट और फ्लड, जो मैंने आपको बताया. स्टूडेंट्स, लैंड स्लाइड की अगर हम बात करें तो 1976 में मिश्रा कमेटी की रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली जो जोशीमठ है ना, वो बहुत ज़्यादा लैंडस्लाइड्स एरिया है, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लैंडस्लाइड्स होती है. क्यों होती है? क्योंकि सबसे पहली बात, वो मेन रॉक पे नहीं बना है, वो डिपॉजिट ऑफ सैंड एंड स्टोन्स की वजह से बना है. अब वहाँ पे सैंड एंड स्टोन डिपॉजिट होके आए कैसे?
तो स्टूडेंट्स ये आसपास के चारों तरफ रिवर्स ही हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड साउथ। मैंने आपको स्टार्टिंग की ही स्लाइड्स में बताया। तो ये जब रिवर्स फ्लो करती हैं तो अपने साथ सैंड सेल्स लेकर आती हैं, सैंड सेल्स स्टोन्स लेके आती है, जो यहाँ पर डिपॉजिट होते रहे एंड विद टाइम वो एक मेन रॉक की तरह अपीयर हो गए। और जब यहाँ से रिवर्स फ्लो करेंगे, क्योंकि रिवर्स का जो फ्लो करने का वे है वो तो वही रहेगा, तो वो और क्या करती है कि वो और ज़्यादा इसमें कंट्रीब्यूशन प्ले कर देती है कि वो और ज़्यादा वहाँ से डेब्री लेकर आती हैं और वहाँ से सैंड सेल लेकर आती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि वो वाटर के फ्लो की वजह से वो वहाँ से हटता है एंड वहाँ पे लैंडस्लाइड्स होने की बहुत ज़्यादा संभावना हो जाती है और काफ़ी ज़्यादा लैंडस्लाइड्स हुई भी हैं। तो अब हम इसके नेक्स्ट जियोग्राफिकल रीजन की तरफ बढ़ते हैं, विच इज प्रोन टू अर्थक्वेक। तो स्टूडेंट्स जोशीमठ हाईएस्ट सिस्मिक हैजार्ड जोन 5 में लाई करता है, जिसकी वजह से उसके बहुत ज़्यादा कॉन्टीन्यूस सिस्मोजेनिक स्ट्रेसेस देखे गए हैं, मींस कॉन्टीन्यूस अर्थक्वेक वहाँ पे देखे गए हैं। एंड ये ना वैकृता थ्रस्ट पे सिटेड है, मींस उस पॉइंट पे है जो कि टेक्टोनिकली फॉल्ट लाइन है, माइनर फॉल्ट लाइन है, जहाँ पे अर्थक्वेक आते ही आते हैं। लेकिन ये एक मेजर फैक्टर नहीं है। मेजर बात ये है कि जो वहाँ की मेन सेंट्रल थ्रस्ट है ना, और जो पंडो की ईश्वर थ्रस्ट है, इसके बहुत ज़्यादा पास है एंड ये बहुत ज़्यादा बड़े बड़े थ्रस्ट है जहाँ पे बहुत ज़्यादा अर्थक्वेक्स बहुत हाई लेवल के देखे जाते हैं। अब क्योंकि उसके क्लोज है तो इसमें भी उसकी जो अर्थक्वेक की वजह से, उसके क्लोज होने की वजह से इसमें भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंसेस देखी जाती हैं। एंड सिस्मिक एनर्जी की वजह से क्या होता है, जो भी माइक्रो अर्थक्वेक्स आते हैं वो तो इसके वैकारित्रा थ्रस्ट में आएंगे जिसमें खुद सिचुएटेड है, लेकिन जो मेजर सेंट्रल थ्रस्ट में है उसकी वजह से भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंसेस होती है। और उसमें क्या होता है कि वहाँ की जो रॉक है वो अपनी स्ट्रेंथ को लूज करना स्टार्ट कर देती है, क्योंकि वो वीक होना स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि वो मेन रॉक तो है नहीं। अभी मैंने आपको बताया वो सैंड और सिल्ट के डिपोजिशन से बनी है, तो इतनी ज़्यादा उसकी बियरिंग कैपेसिटी है नहीं। तो जब इतनी ज़्यादा बार डिस्टर्बेंसेस आएंगी, चाहे वो मेजर आ रही है माइनर आ रही है, तो वो अपनी स्ट्रेंथ को लूज करने लग जाएंगी। एंड इसके जो क्लाइमेटिक फैक्टर्स हैं जो और इसमें बूस्टअप कर देते हैं इसके लैंड सब्सिडेंस में, वो है प्रेसिपिटेशन, एक्सेसिव प्रेसिपिटेशन। वहाँ पे बहुत ज़्यादा जब बारिश होती है तो क्या होता है कि माउंटेन से वाटर का रिवर नीचे ही आएगा, और जब वो नीचे आता है तो रिवर्स के थ्रू क्या होता है कि जो क्रैक्स है ना, जो क्रैक्स या फॉल्स डेवलप हो रखे हैं, जो अभी माइनर क्रैक्स हैं, उसमें ये वाटर चला जाता है और उस क्रैक्स और फ्रैक्चर्स को बहुत ज़्यादा मैसिव बना देता है, बहुत ज़्यादा बड़े बना देता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि वहाँ पे रॉक में वेदरिंग होने लग जाती है, वो एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन होता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि वहाँ से एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन होगा तो क्या होगा, एक पॉइंट पे जाके वो अपने एरिया को वाइड कर लेगी, और जब वाइडन हो जाएगी तो वहाँ से उस एरिया चाहिए होगा फिर लैंडस्लाइड हो जाएगी, क्योंकि उसके आसपास का एरिया क्या होगा, फिर वो नीचे शिफ्ट हो जाएगा। एंड स्टूडेंट्स एक्सट्रीम रेनफॉल होने की वजह से क्या होता है कि देखो जो पानी है वो तो वहाँ के रिवर्स में ही जाएगा, उन मेन स्ट्रीम्स में जाएगा, क्योंकि चारों तरफ से रिवर्स से ही कवर्ड हो रखा है। तो होता क्या है कि जब उसमें पानी आता है तो वो अपने चैनल को एक्सपैंड कर लेती है, क्योंकि वहाँ पे प्रेसिपिटेशन भी बहुत ज़्यादा होती है, बारिश बहुत ज़्यादा होती है, तो उस पानी को होल्ड करने के लिए उसे जगह चाहिए, तो अपने चैनल्स को एक्सपैंड कर लेती हैं और उसके साथ साथ अपने कोर्स को चेंज करते हैं। मीन जो उनका रास्ता होता है उसे वो चेंज करते रहती हैं डिपेंडिंग ऑन दैट कि वो किस तरह की रिवर है, क्या वो उसको कट करके नीचे से ही अपने पाथ को फॉलो करेंगे, अपने पाथ को फॉलो करके जाएंगे, या फिर जो भी वहाँ पे चीज़ आ रही है उसकी वजह से वो अपने रिवर के पाथ को चेंज कर लेंगी। तो इसीलिए वो ऑलरेडी एक फ्रिजाइल बेड पे होने की वजह से, और जब वहाँ पे वाटर फ्लो बढ़ जाता है, जब वहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है, तो अपने रिवर्स जो है वो अपने एरिया को एक्सपैंड भी कर लेते हैं, अपने कोर्स को चेंज कर लेती है, रास्ते को चेंज कर लेती है, जिसकी वजह से भी वहाँ पे बहुत ज़्यादा जो डिस्टर्बेंसेज है देखने को मिलती है। इन स्टूडेंट्स आई नो आज का सेशन थोड़ा लंबा होने वाला है, लेकिन इसके अंदर हमने सारे एक एक सेशंस कवर किए हैं कि उसके रीजंस क्या है, उसका वे अहेड क्या होगा, उसके सोल्यूशंस क्या होंगे। सो बेयर विद अस। सो स्टूडेंट्स हम एक्सेसिव रेनफॉल की बात कर रहे थे, उसकी वजह से और क्या होता है कि जो एरिया होता है ना वहाँ पे स्कैटर्ड रॉक्स का बहुत ज़्यादा एरिया भर जाते हैं, वहाँ पे रॉक्स बहुत ज़्यादा स्कैटर्ड हो जाती है, जिसकी वजह से लैंडस्लाइड्स एंड फ्लड्स आती हैं। फ्लड्स आ रही है तो भी वो एरिया को वाइडन कर देंगी। फिर अब वो जो एरिया है जो बचा है वो किससे कवर होता है, या तो वहाँ पे लैंडस्लाइड की वजह से जो डेब्री आई है वो इकट्ठी हो जाएगी, या फिर वाटर की वजह से जो भी बाउल्डर्स आए हैं, फिर लूज सॉइल आई है, फिर जो भी नीज रॉक्स आई हैं वो क्या करेंगे, वो वहाँ पे डिपॉजिट हो जाएंगे। नीज रॉक्स की जो बेयरिंग कैपेसिटी है, जो होल्डिंग कैपेसिटी है वो उतनी ज़्यादा नहीं होती है, उनकी कोहेजन वैल्यू उतनी ज़्यादा नहीं होती है, तो फिर वो अल्टीमेटली क्या होता है कि उस पर भी जब प्रेशर पड़ता है तो उस चीज़ को उनकी स्ट्रेंथ है ही नहीं, अब तो उसे वो कैप्चर नहीं कर पाती एंड वो सारी की सारी जो होती है वो सिंकिंगनेस और सब्सिडेंस हो जाती है। अब स्टूडेंट्स हम इसके कुछ एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर्स की तरफ बढ़ेंगे। तो सबसे पहला है इम्प्रॉपर वाटर ड्रेनेज। स्टूडेंट्स एक्सपर्ट्स एंड यूएसडीएमए के अकॉर्डिंगली बताया गया है कि वाटर सरफेस में ना ग्राउंड सीपेज जो बहुत ज़्यादा इंक्रीज होती जा रही है वो एक मेजर फैक्टर है सब्सिडेंस का, क्योंकि सबसे पहली बार एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ की वजह से जो नेचुरल वाटर ड्रेनेज सिस्टम था वो ब्लॉक हो चुका है।
तो अब जो ड्रेनेज सिस्टम हो रहा है वो अपना रास्ता ढूंढेगी वाटर को वहाँ से सीपेज कराने का। तो होता क्या है कि जब वो वाटर सीपेज ग्राउंड में से होने लगती है तो उसकी वजह से वो अपनी जो सॉइल है ना वो शेयर स्ट्रेंथ को धीरे धीरे रिड्यूस करने लगती है, लूज करने लगती है। इसलिए सबसे पहले हमें वहाँ के लिए एक प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम लेकर आने की ज़रूरत है। एंड नेक्स्ट इज कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़। उन एरियाज में इतनी ज़्यादा कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ हो चुकी है, बड़े बड़े बिल्डिंग्स होटल्स बना दिए गए हैं, जबकि ये नहीं सोचा कि वो स्लोप्स के मिड में सिचुएटेड है, हिल्स के स्लोप्स के मिड में सिचुएटेड है, लेकिन वहाँ पे कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ को इंक्रीज करे जा रहे हैं, नेशनल हाईवे को एरिया को वाइडन करे जा रहे हैं और उन एरियाज से उसको लेके जाया जा रहा है। एंड थर्ड इज हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। चलो ये तो समझ आता है कि ये बहुत ज़्यादा वहाँ की नेसेसिटी है, क्योंकि वहाँ पे अगर आपको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करानी है और क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ रिवर्स से ही कवर्ड है, तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट तो वहाँ पे लेकर आने ही पड़ेंगे। बट इसके अलावा जो अननेसेसरी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ हो रही है उन्हें तो डिक्रीज करना चाहिए, क्योंकि इनकी वजह से ही लास्ट कुछ सालों में जो वहाँ का स्लोप है वो बहुत ज़्यादा अनस्टेबल हुआ है। एंड डिफॉरेस्टेशन एक्टिविटीज़ जो वहाँ पे होती जा रही है कंस्ट्रक्शन बिल्डअप करने के लिए, उसे भी रिड्यूस करना चाहिए। नाउ लेट्स टॉक अबाउट इट्स वे हेड, क्योंकि इससे सोल्यूशन देखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो स्टूडेंट सबसे पहले जो वहाँ पे हेवी कंस्ट्रक्शन हो रही है उसे रिस्ट्रिक्शन लगानी चाहिए, जो भी नेसेसिटी है उसके हिसाब से वहाँ पे कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ होनी चाहिए। एंड उन स्लोप्स पे कोई एग्रीकल्चर नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा डेंजरस जोन में आ चुके हैं। और मैसिव कैंपेन्स होने चाहिए जिसकी वजह से वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा ट्री और ग्रासेस का प्लांटेशन करा जाए। और एक प्रॉपर सीवर सिस्टम होना चाहिए, जिससे कि जो सीवर वाटर है वो सीवर लाइंस के थ्रू ही वहाँ पे फ्लो करे, और वहाँ पे जो भी सोकिंग पेट्स हैं उन एरियाज़ को, या फिर जो ऐसे एरियाज़ है जिनकी वजह से उन क्रैक्स में पानी भरता था, तो उन क्रैक्स को एंड इन सोकिंग पेट्स को क्लोज कर देना चाहिए। उसमें लाइम, लोकल सैंड या सैंड डाल के, लोकल सॉइल वगैरह डाल के, जिससे कि जब बहुत ज़्यादा एक्सेसिव प्रेसिपिटेशन हो तो उनमें पानी ना भरे और उसमें वेदरिंग ना हो, इसकी वजह से उन्हें क्लोज कर देना चाहिए। अलॉन्ग विद दिस जो भी वहाँ पे लैंडस्लाइड एक्टिविटीज़ होती है जिनकी वजह से वहाँ पे ओल्ड डेब्रिस आगे इकट्ठी हो जाती है, उन सबको भी रिमूव करवा देना चाहिए और जो वहाँ की रोड है उसे प्रॉपर बिल्डअप कराना चाहिए। ये नहीं कि अभी हम वेट करेंगे और धीरे धीरे करके क्या होता है कि वही जो लैंडस्लाइड डेब्री होती है या फिर जो वाटर से सैंड सिल्ट आता है वही वो आके इस पर एक्यूमुलेट हो जाता है, एंड लोगों को लगता है कि अब ये जो जगह है वो यूज़ करने के लिए सूटेबल है, उसे यूज़ करने लगते हैं। तो इसलिए इन फैक्टर्स का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। एंड एट लास्ट जो भी साइंटिफिक स्टडीज़ होती हैं गवर्नमेंट को उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए कि जो साइंटिफिक स्टडीज़ हो रही है उनके अकॉर्डिंगली वो काम करे, और इसके साथ साथ जो वहाँ पे वेदरिंग फोरकास्टिंग टेक्नोलॉजीज़ है जो वहाँ पे बताता है कि आगे आने वाले टाइम में क्या क्या सिचुएशंस होने वाली है, तो उन लोकल इवेंट से वहाँ के लोगों को इम्प्रोवाइज करना चाहिए एंड वहाँ के लोगों को वार्न कर देना चाहिए, जिससे कि वो अपनी सारी एक्टिविटीज़ उसके अकॉर्डिंगली करें। एंड एट लास्ट बहुत ज़्यादा एफॉरेस्टेशन करना चाहिए, क्योंकि स्टूडेंट्स देखो वो चारों तरफ जो है वो रिवर से सराउंडेड है, तो रिवर्स के पानी को भी जो फॉरेस्ट होगा उससे वो कैप्चर कर पाएगा, उसकी जो रूट्स होंगी एंड जो एक्सेसिव प्रेसिपिटेशन हो रही है जिसकी वजह से जो रिवर्स है वो अपना रास्ता चेंज कर रही है एंड वो अपने एरिया को वाइडन कर रही है, तो उस वाटर को भी वो होल्ड करके रखेगा, उसमें बहुत ज़्यादा होल्डिंग कैपेसिटी होगी उसकी रूट्स में, तो इतनी ज़्यादा जो डिस्टर्बेंसेज है वो नहीं आएंगी। This was all about today's session. Thank you so much and have a nice day ahead. Do share it with your friends so that they can also get the benefit of Prelims Booster series, and stay tuned for the next update.